We completed with composition scheme, guys. हाँ सर, वो What is the GST limit for composition registration scheme? कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट कितनी है? कब तक मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर? भूल गए, एक वीक भी नहीं हुआ उसको, भूल गए आप लोग। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए 1.5 करोड़। 1.5 crores also for the restaurant sectors serving, in fact not serving alcohol, नॉट ठीक है? सर्विंग अल्कोहल। यस, अल्कोहल अगर सर्व नहीं करते वो रेस्टोरेंट के अंदर, अच्छा बैकडोर्स में या फिर अंडर द टेबल छुपी छुपी या मतलब ऐसे चुप चुप के अल्कोहल सर्व करना, वो सब हमको पता नहीं है, फैक्ट्स हम नहीं जानते, लेकिन हम ऐसा ऑन पेपर मान के चलते ये रेस्टोरेंट अगर अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं तो फिर हम उसको कितने लिमिट देंगे? 1.5 करोड़, ठीक है? उसके बाद जो रेस्टोरेंट सप्लाई करती है अल्कोहल, जो ओपनली वाइन अल्कोहल सर्व करती है, उसके लिए कितने लिमिट हो जाएगी फिर? 50 लाख। 50 लाख। और बाकी सारे सर्विस सेक्टर के लिए बेटा मैंने 75 लाख लिखवाया था कि 50 लाख लिखवाया था? सर वो सर्विस सेक्टर्स के लिए आपने लिखवाया था 50 लाख अप टू टर्नओवर। टर्नओवर अप टू 50 लाख, जरा एक बार कंफर्म करो तो सारे स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर रिवाइज लिमिट जो कॉलेज में करवाते हैं उसको देख के मैं भी लिखवा दूंगा, लेकिन जो मैंने लिखवाया वो बराबर है। अब्बास बेटा कौन से लिमिट लिखवाई है, जरा एक बार कंफर्म करो। सर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का है 1.5 करोड़ ओके, टर्नओवर है, और सर्विस सेक्टर का 50 लाख है, और रेस्टोरेंट नॉन सर्विंग का है, नॉट सर्विंग अल्कोहल लिमिट है 1.5 करोड़, और जो रेस्टोरेंट सॉरी 1.5 करोड़। बेटा स्पेशल पर्सन की कितनी लिमिट लिखवाई है? स्पेशल पर्सन, स्पेशल स्टेट्स 75 लाख। हाँ बस बस बस, तो चलो अपडेटेड है, मतलब कॉलेज में यही करवाया है, ठीक है? नाउ बिफोर आई स्टार्ट मिहिर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा है बेटा जीएसटी के अंदर कॉलेज में? सर आज तो लेक्चर था नहीं। नहीं, मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ बेटा, बहुत सारे दिन हो गए, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, बताओ क्या किया है जीएसटी के अंदर, क्या करवा रहा है अपना लेक्चरर कॉलेज का? देख लेने दो ना, मेरे पास है शायद। मतलब नहीं मालूम है, ऐसा है आपको? सर अभी एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। यू हैव टू अटेंड, यू हैव टू इंक्वायर, क्योंकि जब तक हमको वो पता नहीं चलेगा हम रैंडम बेसिस पे बेटा काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको ये टास्क दिया है दैट एवरी डे यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है, यू हैव टू बी अपडेटेड, और ये आप ही को करना है मिहिर। सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ फॉर सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो तो अपना हो चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस तो हो चुका है, बस वही चलो हुआ। फिर वही करवाया है ना? वही करवा। ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा रिवीजन। जी बोलिए। सर वो स्पेशल स्टेट्स के लिए लिमिट आपने कितनी कही थी? 75 लाख ना? ओके सर, थैंक यू। नॉर्मल केसेस के अंदर 1.5 करोड़ और स्पेशल केसेस के अंदर 75 लाख। सर्विस सेक्टर के लिए 50 लाख और मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1.5 करोड़। और कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए मैंने ये भी बोला था कि आप आइसक्रीम, देन टोबैको, पान मसाला ये सब मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको वो स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो कॉम्पोजिशन के अंदर। चलो उसके बेसिस पर एक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बेटा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आज बनाए हैं, चेक करते हैं कि क्या आपको कुछ याद आ रहा है, उसके बाद आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। चलो तो Yes, लुक sir. एट द क्वेश्चन, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने ही वाला है, मान के चलिए। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर, अरे मेरे पास तो यहाँ पे लिखने के लिए पेन ही नहीं है, एक मिनट वापस से करना पड़ेगा। वो आप ही को करना पड़ेगा, आई डोंट नो यहाँ से वो ऑप्शन कहाँ चला गया। चलो कोई नहीं, कंप्यूट द एग्रीगेट। जी जी जी, शायद ऑन ही है वो ऑप्शन। नहीं बेटा ऑन नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है वो ऑप्शन। चलो कोई नहीं, मैं फाइनली रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर एंड आल्सो स्टेट वेदर मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। आपको ये चेक करना है कि उसका टर्नओवर कितना एग्रीगेट एज पर द रूल्स, एज पर द फॉर्मूला,
और फिर आपको ये फाइंड करना है कि क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है। तो आप लोगों को दिख रहा है पर्टिकुलर्स क्या है। इंट्रा स्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई इज 3 lakhs, नील रेटेड गुड्स का सप्लाई किया है 2,40,000, inward supply on which GST is paid on RCM, that is 4 lakhs, supply of non taxable goods is 7 lakhs, taxable supplies is 1 lakh, interstate supplies 7 lakhs, CGST SGST paid on above goods is 60,000. You have to find out the aggregate turnover, and you have to tell that whether he is required to obtain registration. ये हो जाने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है। अगर उसको ये सब जो टेंशन है रिटर्न फाइल करने का, जीएसटी भरने का, उससे अगर उसको छुटकारा पाना हो तो क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है, ये भी आपको फाइंड करना है। हर्ष, यू आर अ सुपरवाइजर, को होस्ट मैंने बताया है, तो आपको फटाफट सबको ऐड करना पड़ेगा। बेटा मैं यहाँ पे नहीं कर सकता चालू सब में। मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी कोई भी बच्चा ऐड होने से रह नहीं जाना चाहिए। अगर मैं ये सब करता हूँ तो कोर्स में क्यों बनाता हूँ फिर। यस, आप लोग सॉल्व करिए। एग्रीगेट टर्नओवर 13,40,000। एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ रहा है बेटा आपका? 13,40,000। 40,000। अच्छा, अब मुझे आप ही बताइए रीमा, क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी? क्या इंट्रा स्टेट एग्जम्प्टेड गुड्स लेना है? हाँ। ओके, इंट्रा स्टेट एग्जम्प्टेड गुड्स लेना है तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दूंगा कि ठीक है, वी हैव टू इंक्लूड दिस 3 लाख। नील रेटेड गुड्स एग्रीगेट सप्लाई में आता है, यस, 2,40,000 ऐड कर दूंगा। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज पेड ऑन आरसीएम, इंक्लूड और एक्सक्लूड? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, दैट इज इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल आइटम्स, एडेड। ओके, इट विल बी एडेड, फाइन। टैक्सेबल सप्लाईज, यस, इट विल बी एडेड, वेरी गुड। रेस्ट ऑफ द रो वोंट बी। जी, बाकी के रो नहीं हो गया। इंटरस्टेट सप्लाईज होगा। इंटरस्टेट सप्लाईज तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा। आप गुजरात के बाहर अगर सेल करते हो तो वो सप्लाई है। हाँ, तो 20,40,000। व्हाट अबाउट दिस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड? इग्नोर, ठीक है। तो आप इसका टोटल लगाइए, 3 लाख, 240, 7 लाख, 1 लाख एंड 7 लाख, 20,40,000। ओके, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? 20,40,000। एग्रीगेट टर्नओवर इज, ये सब जो येलो कलर का मैंने हाईलाइट किया है उसका टोटल बेटा एक और बार बताओ। 20,40,000। 20,40,000। बोलो, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी आपको चेक करना पड़ेगा ना बेटा, आपको याद नहीं होगा। लास्ट वीक में मैंने क्या करवाया था वो भूल गए आप। अबाउट 40। एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला था कि एक नया लिमिट आया है, मैंने आपको बोला था कि एक नया लिमिट आया है, 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपना एग्रीगेट टर्नओवर होता है 20,40,000, 20,40,000 है, which is less than 40 lakhs, so he is not required to obtain the registration। लेकिन अगर वो लेना चाहता है तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। वो क्या ले सकता है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कि खुद से अगर लेना चाहता है तो उसको कौन सा नाम देते हैं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, खुद से। उसको ऐसा है कि मेरे को जीएसटी नंबर लेना है तो लो, वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन तुमको लेना है तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जरूरत कब होगी? जब 40 लाख से टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर तो 20,40,000 ही है, तो अभी लॉ के हिसाब से जरूरत नहीं। लेकिन मेरा ये सेकंड क्वेश्चन अधूरा रह गया है। ऑल्सो स्टेट दैट कैन मिस्टर ए ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? यस सर। कॉम्पोजिशन स्कीम में कितनी लिमिट है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं मिहिर, मैंने एक बात आपको ऑलरेडी बताई है, एक चीज मैंने लिखवाई होगी कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो ना तो फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने स्टेट के बाहर सप्लाई ही नहीं कर सकते। शायद आपका अटेंशन नहीं होगा लास्ट लेक्चर के अंदर, या फिर आपने मिस कर दिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर स्टेट सप्लाईज। तुमने स्टेट छोड़ दिया, स्टेट के बाहर सप्लाई किया, ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाईज। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते।
उनकी लिमिट अपनी स्टेट होती है, अपनी बाउंड्री स्टेट की, बस दैट्स इट। आया समझ में? बोलो यस Yes, और sir. नो, Yes. तब बोलेंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. नो सर। चलो अभी 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 सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उसका आंसर फाइंड करते हैं। आंसर गलत आएगा, 100% आंसर गलत आएगा, फिर मैं आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करूंगा। सी वाई इज अ ट्रेडर ऑफ सैनिटाइजर्स। किसका बिजनेस कर रहा है वो? सैनिटाइजर का बिजनेस कर रहा है। सैनिटाइजर बेचना मतलब गुड्स या सर्विसेज? गुड्स, ओके। He supplied goods, that is sanitizers, worth rupees 19 lakhs. उसने लास्ट ईयर 19 लाख के सैनिटाइजर बेचे। He is also having a rental income. ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी उसने वो लेट आउट करी है और प्रॉपर्टी से उसको रेंट आ रहा है बेटा 5 लाख रुपया। प्रॉपर्टी से उसको रेंट कितना आ रहा है? 5 लाख रुपया। नाउ द क्वेश्चन इज ही रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? क्या कंपलसरी स्कीम के अंदर अगर हम देखने जाएं तो इज ही लायबल टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन? दैट इज द क्वेश्चन। नो। ओके, व्हाई नो? बिकॉज उसका टर्नओवर 40,000 के ऊपर है नहीं। 40,000? तो 40 लाख। 40 lakhs एग्जैक्टली। 40,000 मत बोल देना, ऐसा बहुत छोटी अमाउंट है ये। 40 lakhs बराबर। आपने क्या किया? कितना टोटल आ रहा है इधर? सर सिर्फ 19 lakhs आएगा। 19 होगा ना? सिर्फ 19 lakhs आएगा। ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सर्विसेज सप्लाई करना जीएसटी के अंदर नहीं आता है। सर बट सर्विसेज को सप्लाई करना, हाँ तो फिर जीटी होता, गुड्स एंड टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी क्यों है फिर? हम जीएसटी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जीटी, आपका सब्जेक्ट का नाम होता है, सिर्फ गुड्स पे टैक्स। अपना सब्जेक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सर्विसेज पे तो आएगा, जीएसटी लगेगा। तो आपको वो क्यों आपने छोड़ दिया? वो आपको ऐड करना चाहिए था। 19 lakhs और 5 lakhs। अरे एक मिनट बेटा, 5 लाख बेटा एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अगर एक इंसान बिजनेस का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप एक चीज कर रहे हो 19 लाख का सप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप जो भी चीजें टैक्सेबल नेचर की कर रहे हो वो सब इंक्लूड हो जाता है टर्नओवर के अंदर। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। 19 लाख का तुमने सप्लाई किया है, उसके बाद ये 5 लाख की तुम्हारी इनकम है, वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। All the taxable supply of service will be added to find out the aggregate turnover. Okay, so यहाँ पर 19 और 5 कितना हो गया? 19 और 5 24 lakhs। अच्छा, अभी रीमा का यहाँ पे आंसर था कि सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि 40 lakhs हमारी लिमिट है ना। अभी तो फिर भी 24 हो रहे हैं। तो अब लॉ सुनिए, मैं कुछ लिख रहा हूं। अब लॉ सुनिए गाइस। इन लोगों ने क्या बोला 2019 में, जब इन लोगों ने अमेंडमेंट किया बीजेपी सरकार ने, 2019 में एक नोटिफिकेशन आ गया स्पेशल एंट्री लेकर। कभी भी कोई प्रोविजन जब बहुत ही जरूरी होता है एंट्री करने के लिए, वो स्पेशल एंट्री के अंदर नोटिफाई कर दिया जाता है। 2019 के अंदर ये लॉ आया और इन्होंने क्या बोला कि limit for GST registration is extended to 40 lakhs। लेकिन ये लोग बहुत चालाक है बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा स्टार किया हुआ है। अब जब हम स्टार पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर क्या लिखा है? दिस लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पर्सन्स who is exclusively, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, उसको इग्नोर करना अगर गलत है तो, who is exclusively engaged in supply of goods only। क्या बोला इन लोगों ने? ये लॉ जब हमने पढ़ा तब हमको क्या पता चला कि बेटा ये जो 40 लाख की हमने लिमिट पढ़ी है, वो अगर 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो फिर स्टार को पढ़ना बहुत जरूरी है। और स्टार में क्या लिखा है? अगर आप 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो ध्यान रखिए, आप सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर सकते हो, सर्विसेज का नहीं। बोलो आया समझ में?
समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखो हाँ सर। खाली गुड्स लिखा हुआ है, मतलब अगर आप ओनली गुड्स के अंदर डील करते हो तो 40 लाख आपके लिए लिमिट। लेकिन इस गुड्स के साथ अगर आपने सर्विसेज भी सप्लाई करना स्टार्ट कर लिया तो आपका लिमिट बन जाएगा वापस 20 लाख। इज इट क्लियर? यस और नो? सारे लोग अनम्यूट करके बोलेंगे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। पक्का समझ में आया? तो चलो अब मेरा सर आंसर दो। सर अब जी बोलिए बोलिए, डाउट सर पूछिए। एक बार फिर से रिपीट करो ना, समझ फिर नहीं से एक आया। बार रिपीट करता हूं, लॉ में क्या लिखा है? 2019 नोटिफिकेशन से स्पेशल एंट्री से एक लॉ बन गया, बोला कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है 40 लाख तक, 40 लाख तक आप अपना नंबर, मना कर रहा हूं हम, मतलब मोदी जी मना कर रहे हैं 40 लाख तक आप नंबर ना लीजिए, जरूरत नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ये स्टार के नीचे इन लोगों ने बोला कि ये जो लिमिट है 40 लाख की, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होती है जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हैं पूरे साल, दैट्स इट, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आपने इसके साथ कोई एक भी सर्विस स्टार्ट कर ली तो फिर आपके लिए ये 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए वो पुरानी लिमिट 20 लाख की एप्लीकेबल है। बराबर है? समझ में आया? ठीक है। Yes, चलो sir. तो अभी है ना एक रिवाइज्ड में बोल सकता हूं कि रिवाइज्ड एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें फाइनल सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं कि लिमिट कितनी है। तो आप ये चार्ट बना लो, रिवाइज्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। Supply of goods only. Normal states, special states. Normal states and special states. नॉर्मल स्टेट्स के लिए 40 lakhs, स्पेशल स्टेट्स के लिए 20 lakhs, ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में, सब कुछ 1-1 मार्क में आएगा। ठीक है, हम लास्ट ईयर का पेपर भी एक बार सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास आ चुका है पीडीएफ फाइल। चलो, नाउ दिस वाज ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे आपको लिखना है, बट सर बोलिए। इसके पहले आपने जो क्वेश्चन करवाया उसमें हाँ। तो ऐसा मेंशन नहीं था कि स्पेशल स्टेट है या कुछ। अगर मेंशन नहीं किया है ना तो आपको वो नॉर्मल स्टेट कंसीडर करना है, नॉर्मल स्टेट। और अभी मैं आ रहा हूँ इस तो पे, फिर कैसे? क्योंकि उसमें गुड्स एंड सर्विसेज बोथ था, यहाँ पर तो सिर्फ गुड्स है ना, तो 40 लाख तो आपको देखना ही नहीं है। ओके। वो केस के अंदर क्या था, सैनिटाइजर बेच रहा है प्लस प्रॉपर्टी भी लेट आउट कर रहा है, तो सैनिटाइजर बेचना गुड्स हो गया और प्रॉपर्टी को लेट आउट करना सर्विसेज हो गया। तो गुड्स और सर्विसेज साथ में करो या सर्विसेज करो, उसके लिए अलग लिमिट है। 40 लाख कब देखना है? 40 लाख सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स में डील कर रहे हो तभी। ठीक है, तो इसीलिए वो 40 लाख की लिमिट वहां हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। जी बोलिए, किसका डाउट है? हाँ बोलिए। સર હવે જો એવું લખેલું હોત એમાં કે એનું લેટ આઉટ કરવાનો બિઝનેસ નથી કરી રહ્યો પણ એ ખાલી કોઈ સ્પેશિયલ રીઝન થી લેટ આઉટ કરે છે Your special reason will not be counted as a valid reason, bro. It will be included in the taxable supplies. It will be added and it will be treated as it's a supply. It's a supply. See, it's a taxable supply or it's an exempt supply. It doesn't matter. क्या वो सप्लाई है वो बड़ी बात है। और पता है हमने जब सप्लाई की बेटा डेफिनेशन पढ़ी थी, आप आते थे ऑफलाइन में मिहिर?
हाँ सर। तो मैंने आपको एक कोड दिया था, कुछ 8 या 9 पॉइंट्स मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवाया होगा। उसके अंदर आप देखना रेंटल इनकम ऐसा लिखा होगा, रेंट सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर। Those who are attending offline class, you must be knowing कि सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर जो मैंने शॉर्टकट दिया है उसके अंदर रेंट जरूर इंक्लूड होगा। रीमा, क्या आपके पास वो चैप्टर नंबर 1 का वो समरी है अभी, जिसके अंदर मैंने हाँ सर। हाँ स्कोप ऑफ सप्लाई में सप्लाई की डेफिनेशन लिखवाई थी? हाँ सर। तो उसमें देखो मैंने कोई शॉर्टकट दिया था, BSPLRD, बेस्ट LRD। बेस्ट एलआरडी, ठीक है। बेस्ट एलआरडी मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म, ये आर कौन का आर से क्या होता है देखो जरा, रेंट है ना। तो अभी हमारी इनकम कौन सी जनरेट हुई थी वो वाले सम में? रेंटल इनकम। सो इट्स अ सप्लाई। नाउ वेदर इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई और इट्स एन एग्जाम्प्ट सप्लाई, इट डजंट मैटर। आपने सर्विसेज सप्लाई का किया ना, आपने सप्लाई ऑफ सर्विस किया ना, दैट्स इट, बराबर है। चलो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, इसके जी सर सपोज हमने जो प्रॉपर्टी लेट आउट की है वो चैरिटी में, और उसमें वो लोग मतलब सामने से दे रहे कुछ भी, मतलब उनके हिसाब से इनकम डोनेशन टाइप। बेटा यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है कि रेंटल इनकम या नॉट फॉर चैरिटी। रेंट तो हो गया, तुमने सप्लाई तो कर दिया। मैंने क्या बोला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना जरूरी है। वेदर इट्स टैक्सेबल और इट्स नॉट टैक्सेबल, इट्स आउट ऑफ द जीएसटी रेजिम, दैट डजंट मैटर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 40 लाख की लिमिट आपको तब देखनी है जब आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करोगे। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपने गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस किया, अब चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल हो कि ना हो वो तो छोड़ दो आप, वो तो आगे आएगा। टैक्सेबिलिटी तो हम देखते ही नहीं है, तुमने सप्लाई ऑफ सर्विस किया कि नहीं किया वो बड़ी बात। सप्लाई किया ना तुमने, बस खत्म। सर्विसेज के अंदर जाना ही नहीं है तुमको, तब जाके वो 40 लाख अप्लाई होगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, नॉर्मल केसेस के अंदर 20 लाख एंड स्पेशल केसेस के अंदर 10 lakhs. This is the revised limit, you have to remember. सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल स्कीम के अंदर 20 लाख, स्पेशल केसेस के अंदर 10 lakhs. बोलो, किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर। जी, किसी का कोई डाउट? ओके डन। चलो, ये लिमिट 100% एग्जाम में आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टॉप करूं शेयरिंग? लिख लिया? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ सर। अभी हम वापस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है। हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं और अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वाई इज अ ट्रेडर ऑफ सैनिटाइजर, गुड्स का सप्लाई कर रहा है, प्लस यहाँ पे उसकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है 5 लाख की, मतलब ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो उसका टोटल हो रहा है 19 lakhs प्लस 5 lakhs, दैट इज इक्वल टू 24 lakhs। अब यहाँ पे कौन सी लिमिट देखनी है, 40 लाख के 20 लाख? 20 लाख 20 लाख। हाँ। जीएसटी लिमिट 20 lakh. Hence, compulsory registration is required. Compulsory registration is required. अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता कि 19 लाख के वो सैनिटाइजर बेच रहा है और 5 लाख की जो रेंटल इनकम है, बेटा सुनना ध्यान से, 5 लाख की जो रेंटल इनकम है उसको हटा दो साइड पर, 5 लाख के मास्क बेचे, मास्क N95 मास्क, तो आपका जवाब क्या होता? 40 होगी लिमिट। यस, अगर यहाँ पे 5 लाख की रेंटल इनकम नहीं, इनफैक्ट 5 लाख के N95 मास्क बेचे होते तो वो भी गुड्स के अंदर आ जाता। तो 19 और 5 बिकम्स 24। और लॉ क्या बोल रहे हैं, अगर आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो आपकी लिमिट है 40 लाख। 40 लाख
और 24 लाख 40 लाख से कम है तो तब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं था। आ रहा है ना समझ में? पक्का समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसा, ठीक है? तो अगर ना समझ में आता हो तो पूछ लेना। चलो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं आपको उसका बेसिक मालूम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इसे रैंडमली यस और नो बोलोगे, इसमें मजा नहीं आएगा। जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, वो शांति से लिखिए। राइट डाउन केसेस वेयर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। केसेस वेयर compulsory registration is required. Next line you write down. No limit applicable. No limit applicable. नो लिमिट एप्लीकेबल मतलब आपको यहाँ पे 20 लाख 40 लाख 10 लाख कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम जीरो यू हैव टू रजिस्टर फ्रॉम जीरो, बराबर है। कोई लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे अमाउंट देखने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन नंबर वन, इंटरस्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट सप्लाईज अगर स्टेट के बाहर बेचना चाहते हो तो फिर लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली लेना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया है, आपको पहला ऑर्डर मुंबई से मिला है, अभी आपका 0 है सेल्स, तो पहले नंबर लो, उसके बाद मुंबई गुड्स बेचो, क्योंकि पहले नंबर लेना बहुत जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो इधर? इंटर स्टेट सप्लाईज। बराबर आया समझ में? राइट डाउन नंबर 2, नॉन रेसिडेंट पर्सन। नॉन रेसिडेंट पर्सन, और कौन नॉन रेसिडेंट है या बहुत अच्छे से जानते हो, इनकम टैक्स पढ़ा है आप लोगों ने, बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन सारी सॉल्व की है। याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? नॉन रेसिडेंट पर्सन डूइंग बिजनेस इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट पर्सन डूइंग बिजनेस इन इंडिया। Then write down online business. Then you write down sale through online platforms. दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? डिफरेंस? हाँ, पहला क्या बोल रहा है, तुम्हारी खुद की एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप गुड सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारी खुद की वेबसाइट है, C++, वो नहीं आता एडवर्टाइजमेंट, वाईटेक जूनियर क्या आता है वो, उस पे आपने कोर्स किया और आपके वेबसाइट बना ली अपनी, आपकी खुद की वेबसाइट है अमेजोन जैसी। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपकी वेबसाइट है और आप बिजनेस कर रहे हो। सेकंड में क्या बोला है कि आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन जिसकी वेबसाइट है उसको आप कांटेक्ट करते हो, बोलते हो कि मेरा गुड्स का फोटोग्राफ रखने तेरी वेबसाइट पर, बेचने ट्राई करने गुड्स। देखो अभी आप अगर लेट्स से ये विक्स का बाम लेके बैठा हूँ, देखो अभी कोरोना के टाइम पे ये सब लेके बैठना पड़ता है। लेट्स से ये बाम का मैन्युफैक्चर मेरे को कोई यहाँ पे परचेजर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि अमेजोन की रीच बहुत ज्यादा है, अमेजोन बहुत सारे परचेजर को जानता है, तो मैं अमेजोन को क्या बोल रहा हूँ कि ये आ विक्स नो डब्बो છે ને फोटो મૂકી दो ને તમારા વેબસાઇટ પર, જેવું જેવું વેચાશે મને પૈસા મળશે ને હું કમિશન આપીશ। सो आई एम सप्लाइंग द गुड्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पहले में क्या था, मेरी खुद की वेबसाइट थी, सेकंड में क्या है, मेरी वेबसाइट नहीं है, लेकिन मैं गुड्स किसी की वेबसाइट पे रख रहा हूं ताकि सप्लाई हो। बराबर है? दोनों के अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट, एजेंट्स वर्किंग फॉर प्रिंसिपल। एजेंट्स वर्किंग फॉर प्रिंसिपल, यू ऑल नो होंडा कंपनी, होंडा एक्टिवा, ठीक है? उसके एजेंट्स कौन कौन है?
CR स्कूटर्स है, देन डाउनटाउन है, रवि होंडा है, एप्पल होंडा है, ये होंडा के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स हैं, वो फुल टाइम उसके अंदर लगे हुए हैं। देखना रवि होंडा में कभी होंडा के अलावा कोई दूसरी कंपनी की व्हीकल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग एजेंट्स हैं, 100% उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंड बॉन्ड साइन किया है। तो क्या बोला है पता है, प्रिंसिपल को और एजेंट को दोनों को नंबर लेने की जरूरत है कंपल्सरीली। तो अगर आप कभी रवि होंडा में जाओगे, डाउनटाउन में जाओगे, तो उनका खुद का GST नंबर होगा। दैट इज द पॉइंट। बिकॉज ओ हो कौन आई गया, चलो कहीं नहीं, आगे लखो। चलो नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर जी कैन यू रिपीट 5th पॉइंट? क्या बोला मैंने अभी, वापस बोलो ना। क्या लिखवाया? Agents working. Agents and principal. Next is casual taxable person. Casual taxable person. अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, उसका जरा मीनिंग समझ लो। ऐसा इंसान होता है जो बिजनेस तो करता है अलग अलग स्टेट में जाके कहीं भी, लेकिन उसकी कोई भी बिजनेस की प्लेस नहीं है। वो होते हैं ना ऐसे लोग कि हम उसको पूछते हैं आप क्या करते हो, तो बोला सब कर लेते हैं, जो भी काम दो हम कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनका कोई खुद का फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, उसकी कोई ऑफिस नहीं होगी, लेकिन वो लोग इधर उधर काम ढूंढते रहते हैं। लाइक मेरे को अगर सोफा चाहिए, ठीक है, और कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है कि सोफा में ये टेम्पो में कैसे इधर लाऊं, तो मैंने एक इंसान को कॉल किया, वो सब करता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, मैंने उसको कॉल कर दिया कि आज आप सोफो लेवानो છે પણ કોઈ ટેમ્પાડો નહીં મળતો, તો કે કઈ થઈ જશે, વાંધો નહીં હું કરી દઉં છું, એ બંદોબસ્ત કરી દેશે। એ માણસના એટલા કોન્ટેક્ટ છે, ગમે તે કામે કરવા રેડી છે, પણ એનું કોઈ પણ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ નથી, એની કોઈ પણ ઓફિસ નથી, કારણ કે કામ જ એટલા બધા કરે છે। તો બરોબર, ગ્રેટર નંબર ઓફ વર્ક્સ, यू डोंट हैव एनी स्पेशलाइजेशन, तो ऑफिस खोल के क्या करोगे? बराबर। ऑफिस कब होती है? जब आप कोई एक चीज लेके बैठे हो, कस्टमर आपके वहां पे आएंगे, आप तो सारी चीजें कर रहे हो, कस्टमर को पता कैसे चलेगा? सो इन लोगों की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, इनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। दे हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, दे हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वहां लिख दो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लिख दिया। बोलो यस और नो। Yes, चलो yes, उसके बाद आप लिखो पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, ठीक है। सरकार बोल रही है कुछ लोगों को कि अगर आप इसको पेमेंट करते हो तो TDS काट के पेमेंट करो। तो जिन लोगों को बोला गया है कि TDS काटना पड़ेगा, उन लोगों को नंबर लेना पड़ेगा। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, मैं बता रहा हूँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैंने बोला, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। सरकार ने कुछ लोगों को बोला है, लोकल अथॉरिटीज को बोला है, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, कुछ और लोगों को बोला है कि भाई इसको आप पेमेंट करो तो 2% 1% TDS काट के करना। अब जो बंदा TDS काट रहा है उसको कंपल्सरीली GST नंबर लेना पड़ेगा, ये पॉइंट है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आएगा, जैसे जैसे GST पढ़ोगे और डिटेल में आपको समझ में आएगा, बराबर है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट राइट डाउन, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे GST ऑन RCM। पर्सन required to pay GST on RCM, reverse charge mechanism। आरुषि, can you explain me what is reverse charge mechanism? थोड़ा याद करो, मुझे कंसेप्ट समझाओ तो इसका। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? आरुषि आवाज नहीं आ रहा है। यस भूमि फ्रॉम प्रतापनगर, व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? कंसेप्ट सम भी सॉल्व किए इसके बेसिस पर। सागर फ्रॉम सुभानपुरा, क्या यार बोलो ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जी रीमा नहीं, आप नहीं नहीं ईशा सर પેલું રિલાયન્સ વાળું। હા એટલે કન્સેપ્ટ સમજાવો, કન્સેપ્ટ મને રિલાયન્સ વાળું તો યાદ આવી ગયું, બરાબર છે સર જેમાં આપણે જે સેલર હોય એ GST પે કરે। સેલર હોય એ GST પે કરે। ચલો હવે એક સિચ્યુએશન આપું છું, ધૂપમ ધ્યાનથી સાંભળો। ધૂપમ ફોર એક્ઝામ્પલ
आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ मूवी, मेरे को स्टोरी नहीं मिल रही है, स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है कोई अच्छी, बराबर। एंड धूपम, अनम्यूट करो। धूपम, यू आर अ राइटर ऑफ अ स्टोरी, यू आर अ स्क्रिप्ट मेकर. હા તમે બેઠા બેઠા અહીંયા પ્રતાપનગરની ઓફિસમાં ટાઈમ નથી, ટાઈમ બહુ છે તમારી પાસે, હજુ એક્ઝામ ને, તો તમે લખો છો ને સ્ક્રિપ્ટ લખવાનું ચાલુ કરજો, સ્ટોરી લખો છો તમે, અને મેં શું કરું છું, મૂવી બનાવું છું. आई एम अ कंपनी, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ मूवी फिल्म, ओके, आई एम अ कंपनी एक्स लिमिटेड. अभी मैं गया धूपम के पास, धूपम की मैंने सब स्टोरीज पढ़ी और धूपम की स्टोरी मुझे एक बहुत पसंद आ गई. मुझे ऐसा लगा कि अगर इस स्टोरी पर मैंने फिल्म बना ली तो फिर डेफिनेटली बहुत ही बॉक्स ऑफिस में ये बढ़िया परफॉर्म करेगी. अभी धूपम को कुछ पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा. जब उसकी स्टोरी, उसकी कला, उसकी आर्ट को मैं ले रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो मैं इसको पेमेंट करूंगा रॉयल्टी. क्या पे करूंगा? रॉयल्टी. इट्स टाइप ऑफ कॉपीराइट्स. मैं इसकी स्क्रिप्ट परचेज कर रहा हूं. अभी मैं कंपनी हूं और धूपम कौन इंडिविजुअल है. आई एम रजिस्टर्ड, धूपम इज अनरजिस्टर्ड, बराबर है. अभी देखो मैं 30,000 पेमेंट कर रहा हूं, 30,000 धूपम को. तो यहाँ पे कौन किसको पे कर रहा है? रजिस्टर्ड इंसान अनरजिस्टर्ड को पेमेंट कर रहे हैं. अब धूपम अगर मेरे पास से 30,000 ले लेगा, उसके पास तो नंबर ही नहीं है, वो सरकार को कैसे जीएसटी पे करेगा? तो क्या बोला लॉ ने? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा. एक्स लिमिटेड मतलब कि मैं, सरकार मुझे बोल रही है कि क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप क्या करो, स्क्रिप्ट का पैसा आप दे दो 30,000, और 30,000 पे जितना जीएसटी बनता है मैं खुद भरूंगा डायरेक्टली सरकार को. इसको बोलते हैं आरसीएम. ये मैं आई थिंक सेकेंड या थर्ड टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, दूसरी या तीसरी बार. सो जो इंसान को आरसीएम के अंदर जीएसटी भरना होता है उसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी लेना पड़ेगा. बराबर आ रहा है समझ में? चलो आगे लिखो. नेक्स्ट यू राइट डाउन. एजेंट्स लिख दिया? एजेंट्स बेटा, एजेंट्स लिख दिया? हाँ Yes, sir. ओके चलो. नॉन रेसिडेंट लिख दिया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिख दिया, इंटरस्टेट, बस दैट्स इट, डन, खत्म. नाउ यू राइट डाउन पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. जिंदगी में कुछ भी हो जाए, इन लोगों को नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, लिख दो नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. Number 1, person supplying only and only exempted goods. Person supplying only and only exempted goods. क्या मतलब हुआ बेटा इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ exempted goods सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं, 1 रुपए का भी टैक्सेबल गुड सप्लाई नहीं करना है. अगर आप exempted goods या exempted सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है. इसका रीजन सोचो, रीजन सोचो. वैसे भी गुड्स exempted है, तुम exempted गुड्स सप्लाई करोगे, जीएसटी तो वैसे भी कलेक्ट नहीं करना है, तो नंबर लेके क्या करोगे? क्या करोगे नंबर लेके? उससे अच्छा नंबर ही मत लो. exempted goods एंड सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, खाली exempted goods, दूसरा कुछ नहीं, तो नंबर लेने की जरूरत नहीं. नंबर 2, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर लोग और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डील कर रहे हैं उन लोगों को नंबर लेने की जरूरत नहीं. कभी देखा आपने लारी वाले ने 10 रुपए के केले लिए, उस पर 18% जीएसटी लगाया? कभी देखा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. एग्रीकल्चरिस्ट सब कवर हो जाएगा इसके अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सारी चीजें, बराबर है. ओके चलो, उसके बाद आपको लिखना है person supplying goods or service, person supplying goods or service on which recipient will pay GST, on which recipient will pay GST on RCM basis, on RCM basis. मतलब धूपम, यहाँ पर धूपम की बात की जा रही है, ठीक है. A person who supplies goods and services on which recipient will pay GST on RCM basis.
मैं सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विस का, लेकिन ऐसी कैटेगरी के गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ जिसमें आरसीएम लग जाता है और सामने वाला इंसान जीएसटी पे कर रहा है, तो फिर मुझे नंबर लेने की जरूरत क्यों है? Why I have to take registration? Okay, where recipient is already paying GST on RCM, then I will not be required to obtain registration. बस यहाँ पर बेटा अपना 95% of syllabus of unit number 2 is over. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कल आपका जीएसटी खत्म हो जाएगा। कल का सेशन ऐसा 25-30 मिनट का सेशन होगा, 25-30 मिनट्स का सेशन होगा। मैं आपको रिटर्न बता दूंगा कौन कौन से जीएसटी रिटर्न भरने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 विल बी ओवर। साइड बाय साइड मनीष सर यूनिट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, आपको यूनिट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन नहीं अटेंड किया, जिन लोगों ने मेरे पास नहीं पढ़ा है, उन लोगों को तो यूनिट 1 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इज यूनिट नंबर 1, दे डोंट नो व्हाट इज सप्लाई, तो उन लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बेटा, बराबर। चलो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, यस एंड नो में जवाब देना। स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Fine, okay, just a minute. There are 11 cases where you have to answer whether you have to obtain registration or not. Tell me the first case, whether we have to obtain compulsory registration or not. Supply of goods or supply of goods via Amazon. Yes. 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 Okay, तो चलो जहां पर मैं येलो कर रहा हूं वहां पर हम नंबर लेना है अपने को जीएसटी का, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स वाया अमेजोन, कंपल्सरीली यू हैव टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई लिमिट देखनी पड़ेगी? No. नो। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट सप्लाईज। Yes. इंटर स्टेट सप्लाईज, स्टेट के Yes. बाहर Yes. कंपल्सरीली आपको लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर अंदर, सप्लाई ऑफ गुड्स इज लेस देन 40 lakhs। No. No. नो, No. तो मैं यहाँ पर रेड कलर कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। चलो, इंटर स्टेट सप्लाईज लेस देन 40 lakhs, 40 लाख के अंदर है इंटर स्टेट Yes. सप्लाई। हाँ, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया मतलब तो लिमिट ही चेक नहीं करनी है, वो 40 के अंदर हो के बाहर हो, इंटर स्टेट मतलब लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स ओनली। No. No. नो, तो फिर No. यहाँ पे रेड आ जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट, No. No. not required. चलो, a person not having any fixed place of business but engaged in value of supply of goods and service in various states. Yes. Yes. क्या बोलते हैं इसको? Casual. Casual taxable. Gradual taxable income. Yes. NRI engaged in the supply of goods and service. Yes. Non-resident Indian. Yes. Okay. Yes. चलो. Then a person who has to pay GST on RCM basis. Yes. Yes. Person Yes. who has to pay GST on RCM, उसको Yes. GST भरना है RCM पे. Yes. Very good. Next, a person who only supplies goods and service to person in which recipient is liable to pay GST, no other income. No. No. One more time. Sorry, No. a person who only supplies goods and services to person No. 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 in which recipient is liable to pay GST. अब वही करेगा GST पे, हमको करने की क्या जरूरत है? No. बराबर है, तो यहाँ No. पर अभी नंबर No. लेने की जरूरत नहीं है। एजेंट ऑफ मारुति लिमिटेड, Yes. 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 बराबर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ. Yes, sir. येलो मतलब हाँ. Yes. Yes. हाँ लेना है, Yes. और रेड मतलब नॉट रिक्वायर्ड। चलो अभी एक No. लास्ट आज के लिए, बस अभी ज्यादा आपको नहीं थकाऊंगा, मैं बोर नहीं करूंगा, बस आज के लिए लास्ट पॉइंट। ये आपको किसी का जीएसटी नंबर दिख रहा है बेटा? यहाँ पर देखो तो जरा। Yes. एक्चुअली हाँ. मैंने ना बीच में स्पेस छोड़ी हुई है। अरे रे बहुत डार्क हो गया, एक मिनट। ये ना मैंने स्पेस छोड़ी है, 24 के बाद मैंने स्पेस छोड़ी है, फिर ये कुछ डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स है, फिर मैंने स्पेस छोड़ी है, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ी है। ये मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको पता चले कि जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट अल्फाबेट्स होते हैं। तो आप जरा काउंट करके मुझे बताइए, एमसीक्यू 100% आएगा, जीएसटी पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये नहीं आया तो।
पक्का कॉन्फिडेंस के साथ आएगा एग्जाम में। देखो कितने हैं, 15. 15 अब 15 का स्ट्रक्चर सुन लो। 15 कैसे डिवाइडेड है, 15 पहले पहले अपना 2, ये 24 मतलब 2, उसके बाद अपना ये पैन नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये 10 आंकड़ों का होता है, 10 डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स, तो 2 और 10 12 हो गए। उसके बाद वापस से ये 1Z2 अलग होता है और 6 अलग होता है, इसीलिए 2 10 2 and 1 इस तरीके से डिवाइडेड होता है। वन मोर टाइम, 2 10 2 and 1, ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जीएसटी नंबर का बाइफरकेशन बताओ, तो क्या याद रखना है, 2 10 2 1। बोलो 2 10 2 1। 2 10 2 1. 2 10 2 1, ठीक है। चलो अब ये जो पहला 24 है ना, वहां पे लिखिए नीचे नंबर लिख के स्टेट कोड, ये अपने स्टेट का कोड है, गुजरात का 24 है, मध्य प्रदेश का 23 है, एमपी का, ठीक है। शायद नीचे अगर आप साउथ में चले जाओगे वहां 29 है कहीं पर, राजस्थान में आई थिंक 30 है, पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा इसलिए मुझे मालूम नहीं है। अपने तो गुजरात स्टेट का मालूम है भाई, इधर ही कर रहे हैं हम बिजनेस, बराबर। तो 24 वहां पे लिख दो स्टेट कोड। उसके बाद ये आपको जो बाकी का 10 डिजिट अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आप क्या लिखोगे, पेन, पेन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, पेन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, पेन ऑफ टैक्सेबल पर्सन। फिर ये 1Z है ना, 1Z, ये सब में 1Z होगा, ये कंट्री कोड है। आप इसको बोल सकते हो एंटिटी या कंट्री कोड, एंटिटी या कंट्री कोड, एंटिटी या कंट्री कोड। सागर लिख रहे हो आप? यस सर। हाँ, और लास्ट में ये जो 6 नजर आ रहा है ना आपको, वो सबका अलग होगा। Every GST registered person will have a different number depending upon case to case, कंप्यूटर डिसाइड करेगा, ये नंबर कंप्यूटर से निकलता है। कोई इंसान नहीं है जिसको मन पसंद ऐसा आया कि चलो इसमें क्या रखना है 5 6, ऐसा नहीं, उसका चॉइस नहीं है, कंप्यूटर ऐसा सर्वर से जनरेट होके आता है, ऐसा एल्गोरिदम से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेक डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? चेक डिजिट। राइट डाउन, चेक डिजिट। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 15 में से 15 एक भी गलत नहीं होगा आपका, मतलब पूरा जीएसटी में स्कोर करना है, पूरा एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए मैं जो करवा रहा हूं। आई वॉन्ट everyone, you must score 30 on 30, that's it। इसके अलावा अपना टारगेट है ही नहीं, एक भी गलत पढ़ना ही नहीं चाहिए, सब तो किया है अपने। और ये भी आएगा एग्जाम में, 15 डिजिट का होता है और किस तरीके से वो डिवाइडेड होता है। सर जी बोलिए। सर ये AEM क्या होता है, आप रिपीट वो करो। पेन है बेटा, पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, थैंक यू। यस, बस आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे, 1 मिनट जाना मत, रुको पहले। कल अपने ना जीएसटी रिटर्न्स कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कौन से नंबर का जीएसटी रिटर्न किसके लिए है, वो याद रखना पड़ेगा। टुमारो इज अ मेमोरी गेम, कोई लॉजिक नहीं है, याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, याद करो, बराबर। उसके बाद हम कल करेंगे थोड़ा रिवीजन पूरे यूनिट 2 का, और कल के बाद जीएसटी को ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर यूनिट 2 आई थिंक मिहिर आपने ही मुझे कुछ भेजा था बेटा, है ना, यूनिट 2 आईटीआर में स्टार्ट हो गया है। क्या करवाते जरा मुझे बताओ तो उसमें आईटीआर के अंदर। सर आईटीआर का कल लेक्चर है, कल पता चलेगा। कल पता चलेगा, ठीक है। वो जो आपने भेजा है वो यूनिट 2 स्टार्ट किया है, मतलब हाँ सर, वो स्टार्टेड विद तो यूनिट स्टार्ट 2, किया है। ठीक है। तो अपने ना आज हुआ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे विल डू आईटीआर। कल जीएसटी का आखिरी दिन है विद रिवीजन, बराबर। 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब उसके अंदर कवर हो जाएगा। चलो, एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। सर